स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन। बुक इज़ टी एस ग्रेवाल। बुक एडिशन 2019 है, बट 20 में भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम नंबर है। 1 जुलाई 2015 को एक कंपनी ने परचेज़ करी है सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹20,000। एक सेकेंड हैंड मशीन को 20,000 का परचेज़ किया गया और 3,000 उसके रिपेयर्स पे खर्च किए गए। तो यानी कि उसकी जो कॉस्ट हो गई वो 23,000 हो गई। 20,000 को उसका परचेज़ किया गया, 3,000 उसका रिपेयर कराया गया, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट हो गई 23,000। क्लियर बच्चों? ये फर्स्ट मशीन के बारे में था। डेट ऑफ परचेज थी 1 जुलाई 2015। फिर सेम फाइनेंशियल ईयर में 1 जनवरी 2016 को, यानी ठीक है 1 जनवरी 2016 याद रखिएगा, सेम फाइनेंशियल ईयर में आता है, एक और सेकेंड मशीन खरीदी गई जिसका कॉस्ट थी 12,000 रुपये। तो 1 जनवरी 2016 सेम फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आता है और इन्होंने अकाउंट मार्च में क्लोज करा है। दैट्स वाई आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि दूसरी एसेट जो है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई है। फिर इन्होंने 30 जून 2017 को यानी कि ये आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर हुआ, बल्कि तीसरा फाइनेंशियल ईयर हुआ 17-18। 30 जून 17 में आता है, 16-17 में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सेकंड वाले को बेच दिया गया। कितने रुपए का? 8,000 रुपये का। ये सेकंड परचेज हुआ था या सेकंड सेल हो गया। ठीक है बच्चों, ये ईयर 15-16 है, ये ईयर 15-16 है, ये ईयर 17-18 है। तो बीच में 16-17 गायब है। 16-17 में कोई परचेज नहीं हुआ, कुछ सेल नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। और 1 जुलाई 2017 को जस्ट एक दिन बाद थर्ड मशीन खरीदी गई। उसमें 5,000 उन्होंने इमीडिएट पेमेंट किया, 6,000 अगले साल पेमेंट किया, 5,500 उससे अगले साल पेमेंट किया। पेमेंट बेशक अलग अलग टाइम में किया गया, लेकिन एसिडी कॉस्ट जो होती है वो एक साथ रिकॉर्ड की जाती है। जो अगले पेमेंट हैं उनमें 1,000 रुपये इंटरेस्ट के शामिल हैं और 500 रुपये इंटरेस्ट के शामिल हैं। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 5,000 ही रहेगा। ये इसकी प्रिंसिपल 5,000 आ गया, इसका ही प्रिंसिपल 5,000 आ गया। तो जो भी पेमेंट किए जाते हैं उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाता है। वही प्रिंसिपल का अमाउंट एसेट की कॉस्ट में काउंट होगा। तो एसेट की कॉस्ट हो गई 15,000, यानी जो तीसरी एसेट खरीदी है वो 15,000 रुपये की खरीदी गई है। अब क्योंकि इसको इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा गया है, तो आप पहली जो इसके खरीदने की एंट्री है वो 2 बैंक की जगह 2 सप्लायर लिख दीजिएगा 15,000। पेमेंट करने की एंट्रीज आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है एसेट अकाउंट में। तब एसेट अकाउंट में बस आप 15,000 ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों? एंड अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्म जो है अब डेप्रिसिएशन लगाती है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, और अकाउंट मार्च में क्लोज होते हैं और आपसे 3 साल का अकाउंट मांगा गया है। ठीक है ना? तो इन्होंने 31 मार्च 2018 तक का अकाउंट मांगा है, यानी 17-18 तक जो तीसरा फाइनेंशियल ईयर है उस तक का अकाउंट मांगा है, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट मांगे गए हैं। तो आपको पता है बच्चों कि अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा पहले कैलकुलेशंस करा देता हूँ ऑफ द से परचेज और सेल ऑफ एन एसेट, सॉरी परचेज सेल नहीं, ऑफ गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट। तो इस बार सेकंड एसेट को बेचा गया है, तो उसका गेन लॉस निकालने के लिए पहले आप ये देखिए कि उसको यूज़ कितना किया गया इस साल। तो उसको ख़रीदा गया था 1 जनवरी 2016 को, उसको बेचा गया है 30 जून 2017 को। तो 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 एग्जैक्टली 1.5 साल होते हैं। तो आप जो डेफिनेशन लगाओगे वो एग्जैक्टली 1.5 साल का लगाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो एग्जैक्टली 1.5 साल का डेफिनेशन लगाओगे और उसकी कॉस्ट है 12,000। 12,000 का 10% हो गया आपका 1,200, और 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर्स या 18/12 भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,800। उससे उसकी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल निकल आएगी। ऑन डेट ऑफ सेल यानी 30 जून 2017 को एग्जैक्टली निकल के आएगी बुक वैल्यू 10,200। और आपने इसको बेचा है आप जो है ₹8,000 का। तो 10,200 की चीज़ अब 8,000 में बेचेंगे तो आपको 2,200 का लॉस हो रहा है। तो आपका लॉस ऑन सेल निकल कर आएगा 2,200। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से वो वर्किंग की जाती है। जब भी जिस भी एसेट को बेचा जा रहा है उस एसेट पे उसकी डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। वो आया ₹1,800 और उसकी बुक वैल्यू निकाल लीजिए एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ इट सेल, जो कि आई आपका 10,200। ये 10,200 ऐसे आया, 12,000 में से 1,800 कम कर दिए तो 10,200 आ गया। 2,200 इसका जो है लॉस ऑन सेल आया, बिकॉज सेलिंग प्राइस केवल 8,000 थी। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये वर्किंग तो कंप्लीट हो जाती है। अब हर साल जो है क्या क्या काम किया जाएगा वो समझिए।
पहला फाइनेंशियल ईयर आपका जो है 15-16 है, जिसमें आपने 2 एसेट्स परचेज़ करी हैं। तो पहले जुलाई 15 में पहली एसेट परचेज़ करने की एंट्री लिख लीजिएगा और जनवरी 16 में दूसरी एसेट परचेज़ करने की एंट्री लिख लीजिएगा, टू बैंक। ठीक है। और पहले साल ओपनिंग डेट वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि एसेट का कोई पुराना बैलेंस था नहीं। पहले साल एसेट को बेचा भी नहीं गया, तो इसलिए डेट ऑफ सेल वाला काम भी नहीं करना। सीधा क्लोजिंग डेट पे आ जाइएगा। क्लोजिंग डेट पे डेप्रिसिएशन लगाइएगा और अकाउंट क्लोज करिएगा। डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन पे लगेगा 9 मंथ्स का और सेकंड मशीन पे लगेगा 3 मंथ्स का। फर्स्ट मशीन 23,000 की है, उसका 10% निकाल के इंटू 9/12 कर दीजिएगा, उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन जो है 3 मंथ्स का निकालिएगा। ठीक है। और फिर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिएगा। फिर जो है सेकेंड ईयर में आपको ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं, जो पहले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे। फिर सेकेंड ईयर में आपने ना ही कोई एसेट परचेज़ करी है, ना ही कोई एसेट सेल करी है, तो सीधा साल के एंड पे आ जाइए। साल के एंड में 2 काम किए जाते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड मशीन दोनों पे लगाया जाएगा। एंड क्योंकि ये दोनों पुरानी एसेट्स है, तो दोनों पे होल ईयर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन, जो कि 1200 और 800 आ जाएगा। फिर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिएगा। नाउ कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वही थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में आपने सेल भी करा है और परचेज़ भी किया है, तो डेट ऑफ सेल वाले काम करिएगा। डेट ऑफ सेल पे 3 काम किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, सेल रिकॉर्ड की जाती है और लॉस को लिखा जाता है। तो थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे डेट ऑफ सेल पे, वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो इसी एसेट पे लगाया जाएगा जिसको बेचा गया। यानी कि जो एसेट 12,000 की थी, तो उसका 10% निकाल के 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाइएगा, बिकॉज को उस साल केवल 3 मंथ्स यूज़ किया गया। जब भी डेट ऑफ सेल पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो केवल उसी एसेट पे लगाया जाता है जिसको बेचा गया, और उसको उस साल जितना यूज़ किया गया उतने ही टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप। फिर उसकी सेल को रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक, और फिर उसके लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो डेट ऑफ सेल वाले काम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डेट ऑफ परचेज वाले काम को जो है लिखिएगा। इस बार 2 बैंक की जगह 2 सप्लायर लिखिएगा, क्योंकि पेमेंट इकट्ठा नहीं करा गया था। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में किया गया है, तो आप उसके एसिडी कॉस्ट को सप्लायर के नाम से लिखिएगा, 2 सप्लायर अकाउंट या 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000। फिर क्लोजिंग डेट पे आ जाइएगा। क्लोजिंग डेट पे आपको 2 काम करने होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन लगाना होता है और अकाउंट क्लोज करने होते हैं। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे लगेगा और थर्ड मशीन पे लगेगा। फर्स्ट पे होल ईयर का लगेगा और थर्ड पे 9 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि फर्स्ट को तो आपने होल ईयर यूज़ किया है, लेकिन थर्ड वाली को आपने केवल 9 मंथ्स यूज़ किया है। और फिर उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इस बार मैंने आप लोगों को अकाउंट बना के नहीं दिखाया, लेकिन आपको जो मैंने डिस्क्राइब किया है, अगर आप इसी को ढंग से समझेंगे और सुनेंगे, तो अकाउंट आप खुद इसका बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है अपने मैसेज बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टी एस ग्रिवाल्ड एडिशन 2019 चैप्टर डेप्रिसिएशन। थैंक यू बच्चों।